हेलो स्टूडेंट, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता का हमारा प्रकरण चल रहा है मौखिक अभिव्यक्ति। हम सुनने के कौशल, जो हमारा श्रवण कौशल है, उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि सुनने कौशल, अगर हमें जो कुछ स्पष्ट सुनाई देगा उसका सार्थक अर्थ निकलेगा तो हम क्या करेंगे, मौखिक अभिव्यक्ति। सुनने के बाद हम क्या करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे उसी शब्द को। तो सुनने के कौशल में तो क्या था हमारा कि हमारे फेफड़ों द्वारा जो एक ध्वनि यंत्र, हवा के साथ एक ध्वनि निकलती है, वो उससे हम क्या करते हैं, हमारे कान के मध्य एक क्या होती है, आवाज़ कोई सुनाई देती है, तो फिर हम किससे सुनते हैं, कान से। तो ये हो गया हमारा श्रवण कौशल। श्रवण कौशल के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, मौखिक अभिव्यक्ति। किसी दूसरे व्यक्तियों की क्या कर रहे हैं, हम आवाज़ सुनकर, बातें सुनकर, उनके उच्चारण द्वारा, उनके संकेत द्वारा क्या करें, कोई सार्थक अर्थ का क्या करें, स्पष्टीकरण। जो सार्थक अर्थ निकल रहा है यानी जिसका कोई सही तरीके से अर्थ, यानी सरल और स्पष्ट तरीके से क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मौखिक अभिव्यक्ति। तो मौखिक अभिव्यक्ति में क्या आ जाएगा कि व्यक्ति का मौखिक अभिव्यक्ति का प्रशिक्षण बालकों में आत्मविश्वास के साथ क्या करता है, अपने विचार प्रकट करता है। मौखिक अभिव्यक्ति का मुख्य मतलब क्या हो गया, बालकों में आत्मविश्वास के साथ अपने विचारों को प्रकट करना। क्या हो गया, ये मौखिक अभिव्यक्ति का प्रशिक्षण किसे कहा जाएगा, बालकों में आत्मविश्वास के साथ अपने विचार प्रकट करना, अपने विचार प्रकट करना। अब जब बच्चा सुन रहा है कोई चीज़, हाव भाव द्वारा, कोई संकेत द्वारा जो चीज़ समझ रहा है, उसे क्या करेगा, बोलने की कोशिश, यानी खुद भी क्या करेगा, उनका अनुकरण करेगा। जिनकी सुन रहा है तो उनके द्वारा क्या कर रहा है, वो अनुकरण, खुद भी बोलने क्या कर रहा है, इच्छा कर रहा है। तो बालकों में उससे क्या आएगा, आत्मविश्वास। अब आत्मविश्वास रहेगा अगर बच्चे का व्यक्तित्व अगर प्रभावशाली रहेगी, वो अपनी बात को दूसरों को समझा रहा है सही तरीके से, तो उनका व्यक्तित्व कैसा आ जाएगा, प्रभावशाली। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, बालकों में हमें क्या करना चाहिए, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास किस चीज़ का, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरों को समझाने का। तो इसके आगे देखते हैं, शंकराचार्य ने इसकी क्या परिभाषा दी है कि समय के अनुसार क्या होना चाहिए, युक्ति युक्त बोलने में असमर्थ व्यक्ति को समय के अनुसार शंकराचार्य ने एक परिभाषा दी है। शंकराचार्य ने क्या परिभाषा दी है, युक्ति युक्त, यानी एक हमें जो कोई किसी चीज़ का हमें जो उक्ति कहनी होती है, या हमने जो प्रयास करते हैं, प्रयास के द्वारा समय के अनुसार जो हम प्रयास कर रहे हैं, अगर वो भी भाषा या उच्चारण किसी दूसरे के समझ में नहीं आएंगी तो हमें लोग क्या कहेंगे, अगर हमारे आवाज़ नहीं निकलेगी तो हमें किसके समान मानेंगे, मूक बधिर। मूक बधिर क्या हो गया, गूंगा और बहरे के समान है। किसी के भी व्यक्ति के उच्चारण स्पष्टता नहीं है या उसे बोला नहीं जा रहा, तो उसको किसकी श्रेणी दी है शंकराचार्य ने, मूक बधिर की। युक्ति युक्त, समय के अनुसार युक्ति युक्त बोलने में असमर्थ व्यक्ति, समय के अनुसार युक्ति युक्त बोलने में असमर्थ व्यक्ति को मूक व बधिर के समान माना है। ये आ गया शंकराचार्य के अनुसार क्या हो गया कि समय के अनुसार जो युक्ति युक्त जो हम प्रयास करें, युक्ति युक्त यानी हम जो बोलने का प्रयास कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष हम जो उच्चारण की जो सार्थकता समझा रहे हैं, अगर वो नहीं समझ में आएगी तो बोलने में क्या हो जाएंगे, असमर्थ, यानी हमारे जो उच्चारण हाव भाव किसी के सामने नहीं प्रकट पाएंगे, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, गूंगे बहरे के समान। तो ये परिभाषा शंकराचार्य ने दी है। इस प्रकार क्या है कि व्यक्ति अपने मनोभाव, अनुभव और विचार व्यक्त करने के लिए ये समाज संबद्ध ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं। अब व्यक्ति क्या है, इसकी हम परिभाषा स्पष्ट रूप से क्या हो सकती है इसकी, कि जो व्यक्ति इस प्रकार, जो व्यक्ति अपने हाव भाव, विचार
आदि को क्या कर रहा है, ध्वनि संकेतों के माध्यम से मौखिक और लिखित रूप में क्या कर रहा है, समझाने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार व्यक्ति अपने मनोभाव और अनुभव विचार व्यक्त करने के लिए जिन समाज सम्मत ध्वनि प्रयोगों का प्रयोग करता है, अपने हाव भाव विचार अनुभवों को समझाने के लिए जिन समाज सम्मत ध्वनि संकेतों का, जिन समाज सम्मत ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है, प्रयोग किस रूप में कर रहा है, मौखिक और लिखित रूप में, मौखिक और लिखित रूप में। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, जैसे मौखिक अभिव्यक्ति का क्या है, बालकों में आत्मविश्वास के साथ अपने विचार प्रकट करना। अब शंकराचार्य ने इसकी परिभाषा ये दी है कि जो हमें जब जरूरत रहती है, जब हमें किसी बात को दूसरे के सामने प्रकट करना होता है, तो समय के अनुसार युक्त बोलने में असमर्थ व्यक्ति को क्या माना है, मूक बधिर यानी गूंगे बहरे के समान माना है। अब देखते हैं इसकी सामान्य परिभाषा मौखिक अभिव्यक्ति की, जो हमारे कल हमने पढ़ा था सुनने का कौशल। सुनने के कौशल में हमारे क्या थे, कान जो हमारी श्रवणेंद्रिय हैं वो सक्रिय थी। इसमें क्या है, इसमें मौखिक में सीधा सा नाम आ रहा है मुख, तो इसमें हमारे बोलने में ज्यादा काम किसका आएगा, हमारे मुंह का काम आएगा। तो इस प्रकार जो व्यक्ति अपने हाव भाव विचार अनुभवों के समझाने के लिए जिन समाज सम्मत यानी जो समाज में हम सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, सामान्य भाषा का, जो हमारे परिवार है, परिवार के जो सदस्य हैं, दादा दादी नाना नानी पापा मम्मी, उनके सामने हम क्या कर रहे हैं, अपने विचारों किनके माध्यम से प्रकट कर रहे हैं, ध्वनि संकेतों के माध्यम से। तो इसका प्रयोग हम मौखिक और लिखित रूप में कर रहे हैं। तो ये क्या होगी, हमारी मौखिक अभिव्यक्ति की परिभाषा, कि जिस प्रकार जो व्यक्ति अपने हाव भाव अनुभव विचार को समझाने के लिए जिन समाज सम्मत ध्वनिक संकेतों का प्रयोग मौखिक और लिखित रूप में प्रकट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मौखिक अभिव्यक्ति। कि भाषा को बोलने के लिए स्वरों तथा व्यंजनों का सविकृत उच्चारण, प्रयत्नों, शब्दों और वाक्य निर्माण कला का। अब भाषा को समझने के लिए हमें किन किन का ज्ञान होना चाहिए, भाषा का समझने के लिए शब्द रचना, वाक्य विचार, व्याकरण, ध्वनि संकेत आदि का ज्ञान होना क्या चाहिए हमें। मौखिक भाषा शिक्षण में इनका ज्ञान होना क्या है, अनिवार्य है। कि भाषा को बोलने के लिए स्वर व्यंजनों का सविकृत उच्चारण, प्रयत्न, शब्दों और वाक्य निर्माण कला का ज्ञान होना क्या आवश्यक है। अब इनका किसके माध्यम से बोलेंगे हम, इनकी रचना किनके माध्यम से करेंगे, स्वर और व्यंजनों के माध्यम से, स्वर व्यंजनों के माध्यम से। तो ये रहेंगे, अगर हमारे भाषा में शब्द रचना, अगर शब्द ही नहीं रहेंगे, वाक्य विचार, एक शब्द का एक वाक्य नहीं बनेगा, तो हम किस प्रकार क्या समझेंगे, वो तो हमारी क्या हो गई, अगर हम कोई शब्द रचना है उसका, वो तो निरर्थक हो गई। तो शब्द रचना, वाक्य विचार, व्याकरण, ध्वनि संकेत क्या होना चाहिए, स्वर व्यंजनों के माध्यम से क्या होना चाहिए, जिनका क्या होना चाहिए, सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। जो भी हमारे शब्द है या हम किसी के सामने अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से या लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से या पढ़कर या सुनाकर, जैसे भी हम किसी भावों को ग्रहण कर रहे हैं या किसी को समझा रहे हैं, उनका प्रकाशन कर रहे हैं, तो उसमें शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक। अगर सार्थक नहीं रहेंगे तो अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ, अर्थ का अनर्थ। तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा तो समय के अनुसार जो भी भाषा युक्त बोलने में असमर्थ रहेगी, तो उसे क्या बताया गया है, मूक बधिर गूंगे बहरे के समान। कि जो व्यक्ति अपने भाव किसी के सामने प्रकट नहीं कर रहा, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो उसे हम मूक बधिर लोगों की श्रेणी में मानेंगे। तो ये होगी हमारी इसकी मौखिक अभिव्यक्ति की परिभाषा। आगे देखते हैं कि श्रवण कौशल के बाद मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का प्रशिक्षण। अब ये सीधी सी बात है कि सबसे पहले हमारा कौशल कौन सा था, श्रवण कौशल।
श्रवण कौशल के बाद हमें किसका देना चाहिए? मौखिक अभिव्यक्ति का प्रशिक्षण देना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति का प्रशिक्षण। अब ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? अगर हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा तो हम बोली का उच्चारण कैसे करेंगे? तो हम ज्यादातर क्या देखते हैं कि जो व्यक्ति जो गूंगा होता है वो बहरा भी होता है, कई हमारे देखने में सामने आए। तो इसके लिए क्या है कि पहले उसके क्या होना चाहिए? श्रवणेंद्र यानी उसके कान सक्रिय रहने चाहिए। अगर वो कुछ सुनेगा तब भी बोली का सही प्रकार से सही तरीके से उच्चारण कर पाएगा। तो इसके मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को सफल बनाने के लिए किसका सहारा है? पहले तो सबसे महत्वपूर्ण तो हो गया हमारा श्रवण कौशल। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जिस प्रकार श्रवण कौशल जितना उपयोगी है तो उसे क्या करना चाहिए? फिर इसमें अगर वो निपुण है सुनने में, बोलने में, दूसरों को स्पष्टीकरण देने में, तो हमें क्या करना चाहिए? मौखिक अभिव्यक्ति का प्रशिक्षण देना चाहिए बच्चों को। विद्यालय स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति से पिछड़े रह जाने पर सदा पिछड़े रह जाते हैं। क्या रहते हैं? हमेशा ही जो व्यक्ति विद्यालय स्तर पर जो पिछड़ा रह गया कि विद्यालय स्तर पर उन्हें इनका जो उच्चारण में शुद्धता, मौखिक वार्तालाप है, उनमें उनके दिक्कत आ रही है, तो बच्चा क्या रहेगा? हमेशा ही पिछड़े बालकों की श्रेणी में आएगा। क्यों? उसके इस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रखी, सामने वाला क्या बोल रहा है, टीचर क्या बोल रहा है, परिवार में कोई क्या बोल रहा है, उसे जो कुछ सुनाई नहीं देगा तो वह मौखिक अभिव्यक्ति अपने विचारों को प्रकट कैसे करेगा, उनका अनुकरण किस प्रकार करेगा? तो उनमें समाज में समायोजन को लेकर अनेक कठिनाइयां। अब जो व्यक्ति पिछड़ा रह जाएगा वो समाज में अपनी भूमिका किस तरीके से निभाएगा? पिछड़ेपन के तरीके से। कि जो व्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति का प्रशिक्षण दे रहे तो उनके जो मौखिक अभिव्यक्ति समझ में नहीं आ रही है, जो बच्चे ये प्राथमिक स्तर पर जो कुछ नहीं सीख पा रहे हैं प्राथमिक स्तर पर, तो फिर क्या रहेंगे? बच्चे पिछड़े रह जाएंगे। अगर उन्हें कुछ मौखिक अभिव्यक्ति या उनका श्रवण कौशल अगर कमजोर रह गया तो क्या करेंगे? वो पिछड़े बच्चों की, तो पिछड़े बच्चों को क्या रहेंगे? समाज में समायोजन करने में दिक्कत रहेगी, समाज में समायोजन नहीं कर पाएंगे, समाज में समायोजन नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमारी मौखिक अभिव्यक्ति में क्या है? तो इसमें क्या बताया गया कि बालकों में आत्मविश्वास के से क्या करना? अपने विचार प्रकट। कि बालकों में क्या करना चाहिए? हम जो एक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को क्या है? सभी के ऊपर नजर रखनी चाहिए, सभी को अपने अपने बोलने के समान अवसर देने चाहिए, सभी को भाषण या अन्य प्रतियोगिता है, वाद विवाद, उनमें आगे आने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और शिक्षक को जो कुछ भी पाठ्यक्रम में क्या करना चाहिए? बालकों की सहभागिता भी उसमें क्या करनी चाहिए? सुनिश्चित। कि ऐसे नहीं है कि एक अकेला टीचर ही पढ़ा रहा है बच्चे उसमें निष्क्रिय बैठे हैं, बच्चों को पता ही नहीं, टीचर बोलता जा रहा है, बच्चे को ध्यान नहीं दे रहे। तो पाठ्यक्रम में क्या करना चाहिए? ऐसे जो पाठ्यक्रम में ऐसा सिलेबस जो निर्धारित करना चाहिए कि उसे बच्चे भी सुनने के लिए उनमें क्या रहे? जिज्ञासु प्रवृत्ति। तो बच्चे क्या रहेंगे? अपनी सहभागिता निभाएंगे। तो बच्चे और टीचर क्या रहेगा? दोनों ही सक्रिय रहेंगे। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने हाव भाव, विचार, अनुभवों को समझाने के लिए जिन समाज समझ ध्वनि संकेतों का प्रयोग करता है वो किस रूप में कर रहा है? मौखिक और लिखित रूप में। तो भाषा को समझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वर व्यंजनों की सहायता से हमें क्या करनी चाहिए? शब्द रचना, वाक्य विचार, व्याकरण, ध्वनि संकेत, ये सब चीजें रहेंगे तो हमारा मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल कौन सा रहेगा? प्रधान रहेगा। मौखिक अभिव्यक्ति बच्चों के समझ में आएगी। तो श्रवण कौशल क्या है? श्रवण कौशल के बाद में हमें क्या करना चाहिए? मौखिक अभिव्यक्ति का प्रशिक्षण देना चाहिए। मुख्य दृष्टि से अगर हमारे सक्रिय है श्रवणेंद्रिय, सक्रिय श्रवण कौशल हमारा अच्छा है तो आगे हमारे इन कौशलों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम इसी में अगर हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा तो हम क्या रहेंगे? गूंगे या बहरे के समान रहेंगे। अब है कि बच्चों को प्राथमिक स्तर पर, जो बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शब्दों का उच्चारण, व्याकरण का ज्ञान नहीं हो पाएगा तो बच्चे क्या रह जाएंगे? पिछड़े वर्ग में। यानी बच्चों का अगर मानसिक विकास ही नहीं होगा, उससे कुछ सुनने में और बोलने में अगर बच्चे की समस्या आ रही है तो वह समाज में तो अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो सामना करने पड़ेगा तो बच्चे के सामने क्या आएंगे? अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। ये हो गई हमारी मौखिक अभिव्यक्ति की परिभाषा। अब इसमें कुछ इसके बिंदु है जिनका हमें खास तौर से ध्यान देना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत जो हमारे क्या करते हैं? बालक का मानसिक और सामाजिक विकास करने में क्या करते हैं? उनकी बौद्धिक क्षमता प्रदान करते हैं। तो कुछ मुख्य बिंदुओं को हमें मौखिक अभिव्यक्ति में ध्यान रखना चाहिए कि अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति में क्या करना चाहिए? मौखिक अभिव्यक्ति में संकोच भाव,
संकोच भाव समाप्त करना चाहिए। अब इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि संकोच भाव, अगर हमारे मन में शंका के भाव रहेंगे तो हम आगे आकर बोल नहीं पाएंगे, 10-20 बच्चे और बैठे उनके सामने नहीं बोल पाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, संकोच भाव को समाप्त करना चाहिए। सरल व स्वाभाविक वार्तालाप। अब सरल व स्वाभाविक जो हर किसी व्यक्ति के, जो सामने वाले को समझ में आए, सरल व स्वाभाविक वार्तालाप की योग्यता रखनी चाहिए। सरल व स्वाभाविक वार्तालाप की योग्यता रखनी चाहिए। शब्दों में उतार चढ़ाव, हाव भाव, यति गति के माध्यम से प्रभाव उत्पन्न। शब्दों में उतार चढ़ाव, हाव भाव, यति गति आदि के माध्यम से क्या करना चाहिए, अपना बच्चों के सामने प्रभाव उत्पादकता। बच्चों में क्या करनी चाहिए, व्यक्तित्व के विकास में प्रभावशाली, प्रभाव उत्पादकता। स्वरों में उतार चढ़ाव, यति गति, लय के माध्यम से प्रभाव उत्पादकता। विचारों में क्रमबद्धता देकर क्या करना चाहिए, औचित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग। विचारों में क्रमबद्धता देकर औचित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग। अब इसके अंदर क्या है, हमारे मौखिक अभिव्यक्ति का, जब हम मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, हमारा जो दूसरा कौशल है मौखिक अभिव्यक्ति, तो उससे हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, संकोच भाव। पहला क्या रहेगा हमारा, संकोच। अगर शंका रहेगी तो हमारा व्यक्तित्व क्या रहेगा, अप्रभावशाली। तो व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करना चाहिए, संकोच भाव को समाप्त करना चाहिए। और बच्चों को भी क्या करना चाहिए, सभी को समान अवसर बोलने का, सभी को समान विभिन्न भाषाओं का ज्ञान कराना चाहिए, विभिन्न प्रकार की शैलियों का ज्ञान कराना चाहिए। तो बच्चे के ऊपर अगर हमारा ध्यान रहेगा तो बच्चे में भी क्या रहेगी, संकोच की भावना समाप्त हो जाएगी। तो सरल व स्वाभाविक वार्तालाप। अब एक शिक्षक के द्वारा बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सरल व स्वाभाविक वार्तालाप की योग्यता, कि आपस में एक जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो उसे सही तरीके से या एक सहयोग की भावना की दृष्टि से शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चा जो क्वेश्चन प्रश्न पूछ रहा है और टीचर ने मना कर दिया तो बच्चे में क्या आ जाएगी, हीन भावना, तो बच्चा फिर दोबारा आने की कोशिश नहीं करेगा। तो उसे पुनर्बलन कैसा देना चाहिए, पॉजिटिव। स्वरों में उतार चढ़ाव, हाव भाव, यति गति के माध्यम से कौशल को कैसा बनाना चाहिए, प्रभाव उत्पादकता, यानी प्रभावशाली कौशल। मौखिक अभिव्यक्ति को क्या बनाना चाहिए, प्रभावशाली। विचारों में क्रमबद्धता। अब ऐसे नहीं कि एक शब्द हम कहाँ का बोल रहे हैं, एक शब्द जैसे है पहले, वह जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि वह जा रहा है कौन, वह है, ऐसे शब्दों को करेंगे तो उसमें क्या रहेगी, क्रमबद्धता। अब क्रमबद्धता देकर क्रमबद्धता नहीं रहेगी तो उसमें औचित्यपूर्ण, उसकी औपचारिकता कहाँ से आएगी। तो विचारों में क्या होनी चाहिए, क्रमबद्धता। जैसे व्याकरण का ज्ञान करते हुए शब्द रचना, वाक्य रचना के हिसाब से स्वर व्यंजनों के माध्यम से हमें क्या करनी चाहिए, विचारों में क्रमबद्धता देकर औचित्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब देखते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के सिद्धांत। मौखिक अभिव्यक्ति के सिद्धांत, मौखिक अभिव्यक्ति में है हमारे जो इसके उपयोगिता के सिद्धांत है, एक सार्थक भाषा के उपयोग का, भाषा में के उपयुक्तता में उतार चढ़ाव का सिद्धांत, मौखिक अभिव्यक्ति के सिद्धांत। मौखिक अभिव्यक्ति के सिद्धांत में पहला हमारा है सार्थक भाषा के उपयोग का सिद्धांत। सार्थक भाषा के उपयोग का सिद्धांत।
अब सार्थक भाषा के उपयोग में हम किस प्रकार देखते हैं कि जिसका अर्थ निकले। सार्थक भाषा के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा कि कक्षा कक्ष में भाषा प्राय क्या की जाती है, सार्थक भाषा के रूप में। हम बच्चों के सामने ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो कुछ क्या होती है, जैसे प्राथमिक स्तर पर बच्चों में देखिए बच्चे ने स्कूल में प्रवेश लिया है तो बच्चे के सामने हमें कैसी भाषा का जिससे उसे परिवार में समाज में मिली हो, फिर हम आगे क्या करेंगे उसको थोड़े दिन तक उससे उसी भाषा में बात करेंगे, उसी भाषा में थोड़ा उनका वर्णमाला का इसका ज्ञान करेंगे तो बच्चे में क्या हो जाए सार्थक भाषा, यानी उनसे कुछ समझ में आ रहा। अगर बच्चा घर से समाज से एकदम अपने घर की भाषा से निकला है, हमारी उसकी मातृभाषा से, और हम बच्चे को डायरेक्ट इंग्लिश अंग्रेजी सिखा रहे हैं तो बच्चे को कैसे समझ में आएंगे, तो बच्चे को सिखाने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मौखिक अभिव्यक्ति में सार्थक भाषा के उपयोग का सिद्धांत, उपयुक्त तो उतार चढ़ाव के उपयोग का सिद्धांत। अब इसमें क्या होते हैं, भाषाएं हमारे जो हाव भाव है, जब हम एक वाक्य शब्द का निर्माण होता है, एक वाक्य रचना होती है तो उसके अंदर उपयुक्त उतार चढ़ाव का सिद्धांत, उपयुक्त हाव भाव के उपयोग का सिद्धांत, उपयुक्त हाव भाव के उपयोग के सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं कि भाषाई क्रियाकलाप होते हैं। जैसे हम विभिन्न प्रकार के जो रस पढ़ारे एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, तो रस पढ़ारे तो ऐसे नहीं कि वीर रस आ गया, श्रृंगार रस आ गया, करुण रस आ गया, तो हम इसमें ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट एक ही भाषा में पढ़ा देंगे। वीर रस में हमें क्या पढ़ाना पड़ेगा, वीरता के संबंधित कोई कविता या कोई कहानी के माध्यम से हमें उसी प्रकार के हाव भाव प्रकट करने होंगे। फिर जिस प्रकार श्रृंगार रस आ गया तो जिसमें क्या आ जाएंगे हमारे जो कुछ जैसे बिहारी जी के दोहे हो तो उनमें क्या आ जाता है, श्रृंगार रस की परिपूर्णता है, तो श्रृंगार रस से संबंधित उसमें क्या आना चाहिए, जो नारी और पुरुष के जो श्रृंगार से संबंधित जो दिए गए हैं रसन है। करुण रस में, अब करुण रस में हमें भाव कौन सा आएगा, थोड़ा हमें दुख का भाव, तो इसमें क्या है कि उपयुक्त भाव के उपयोग के सिद्धांत। अब मौखिक अभिव्यक्ति में किस प्रकार करनी चाहिए कि जिस प्रकार का जो प्रकरण है हमारा उसी के हिसाब से हमें हाव भाव को प्रकट करते हुए क्या करना चाहिए, पढ़ कि जैसी परिस्थिति है, जैसा प्रकरण है, प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, अपने हाव भाव विचार उत्पन्न करने चाहिए। अगला है हमारा क्रमबद्ध भाषा के उपयोग का सिद्धांत, क्रमबद्ध भाषा के उपयोग का सिद्धांत। क्रमबद्ध भाषा के उपयोग का सिद्धांत। अब क्रमबद्ध भाषा के उपयोग में हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, कक्षा कक्ष की भाषा क्रमबद्ध रूप में होती है तो इससे एक निश्चित क्रम में क्या किया जाता है, अनुकरण किया जाता है। निश्चित क्रम में कक्षा कक्ष की हमारी भाषा का क्षेत्र जो सीमित होता है उसमें एक पाठ्यक्रम की हमारी भाषा दी जाती है। ऐसे तो है नहीं कि हम जो घर की समाज के बाहर की भाषा उठा लें, तो क्रमबद्ध भाषा में हमारा जो एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है वो एक कक्षा कक्ष में क्या होता है, उसी के अनुसार हम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो कक्षा का इसमें दहेज प्रथा से संबंधित चर्चा हो तो शिक्षक द्वारा प्रश्नोत्तर का क्रम दहेज प्रथा से संबंधित हो। अब जैसे हमारा कोई प्रकरण है दहेज प्रथा, तो उसमें हम बच्चों को क्या समझाएंगे, ऐसा तो है नहीं उसमें हम कोई मृत्युभोज के बारे में समझा रहे हैं किसी और चीज़ के बारे में। तो उस प्रकरण अगर हमारा दहेज प्रथा का है तो हमें उसमें बच्चों को कैसी शिक्षा देंगे, दहेज प्रथा से संबंधित जो हमारे समाज में या जो हमारे देश में हमने जो अनेक उदाहरण देखे या सुने हैं उनके माध्यम से बच्चों को क्या करेंगे, उसी के हिसाब से। तो क्रमबद्ध भाषा के उपयोग का सिद्धांत हो गया। अगला है हमारा उद्देश्यपूर्ण भाषा के उपयोग का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है उद्देश्यपूर्ण भाषा के उपयोग का सिद्धांत। अब मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत देखा जाए तो उद्देश्यपूर्ण, हम जो ही भाषा बोलेंगे जो हमारे बच्चों के लिए क्या रहेंगे, उद्देश्यपूर्ण या कक्षा कक्ष या पाठ्यक्रम के अनुसार क्या रहेंगे, उद्देश्य, जिसका कोई निश्चित उद्देश्य निकले। तो इसके अंतर्गत है कि कक्षा कक्ष की भाषा एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत की जाती है। जैसे शिक्षक क्या कर रहा है, पृथक पृथक रूप में बच्चों को क्या करेगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग प्रकार से समझाएगा। तो बच्चे उसी चीज़ को किस प्रकार समझेंगे, जो जिनका पाठ्यक्रम में जो पाठ्य वस्तु दे रखी है उसको वह उसी के अकॉर्डिंग की जैसा दे रखा है प्रकरण उसी के अनुरूप उनके साथ व्यवहार करेगा। तो बच्चों में क्या करेंगे, बच्चे क्या करें, उद्देश्यपूर्ण अनुकरण द्वारा सीख रहे हैं। अगला सिद्धांत है हमारा मानकीकृत भाषा का सिद्धांत। मानकीकृत भाषा,
मानकीकृत भाषा के उपयोग का सिद्धांत। मानकीकृत की भाषा का एक मानक रूप होना चाहिए। भाषा का क्या होना चाहिए? एक निश्चित रूप, कि जो हम भाषा प्रयोग कर रहे हैं तो उसका क्या होना चाहिए? एक मानक निर्धारण करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा कि जो कक्षा कक्ष की भाषा होती है, कक्षा कक्ष में एक बच्चों को हम जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते हैं तो उसका क्या होता है? भाषा का एक मानक रूप निर्धारित होता है। तो इसके आगे देखते हैं कि भाषाई मानक के अनुरूप होते हैं। जैसे हम अमरूद को स्थानीय भाषा में कुछ भी कहते हैं, लेकिन एक कक्षा कक्ष की भाषा, जैसे हमारा शब्द है कोई अमरूद, तो उसे हम क्या कहेंगे? घर पर तो हम चाहे अमरूद के और कोई नाम, चाहे हम कोई भी नाम से बोल दे, लेकिन इसको कक्षा कक्ष में क्या कहेंगे? जो हमारी हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग है, जो हमारी राजभाषा हिंदी है, उसमें अमरूद को अमरूदी नाम दे, तो स्थानीय भाषा के रूप में हम क्या करेंगे? इसे अमरूद ही बोलेंगे। तो कक्षा कक्ष की गतिविधियों के अनुसार या एक निश्चित पाठ्यक्रम की भाषा के अनुसार हमें क्या कहेंगे? उसे अमरूद ही कहेंगे। तो इसके अतिरिक्त कक्षा कक्ष की भाषा में विराम चिन्ह पर अधिक देर रुकता है तथा अल्प विराम पर क्रम देर रुकता है। तो इसमें क्या होता है? वाक्य के अनुरूप हम क्या करें? वाणी का प्रयोग करें। कि जैसे हमने कोई शब्द लिख दिया, कोई प्रश्न बोल दिया, तो उसमें हम विराम दे रहे हैं, तो विराम में क्या रहेंगे? हम रुकेंगे। अल्प विराम में क्या रहेंगे? थोड़ी देर, कम देर रुकेंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं? हमारी वाणी को अनुरूप, वाणी के अनुरूप क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। अगला है हमारा लोकोक्ति व मुहावरों की उपयोगिता का सिद्धांत। लोकोक्ति व मुहावरों की उपयोगिता का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत हमारा सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कोई भी चीज़ को अगर किसी माध्यम से समझा रहे हैं तो इसमें कक्षा कक्ष की भाषा में यानी कि भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं? लोकोक्ति और मुहावरों का। कि कोई बच्चा जैसे परीक्षा में कम अंक प्राप्त किए, तो कम अंक प्राप्त करे तो वो किसको जिम्मेदार ठहरा रहा है? पेन अच्छा नहीं था मेरे पास, कॉपी का कागज अच्छा नहीं था, या फिर मेरे तो और किसी कारण से कम नंबर आए, वो अपने उसको कम क्या कर रहा है? निर्धारित नहीं कर पा रहा है। तो जैसे उसको हम क्या कहेंगे? एक छात्र क्या है? कक्षा में परीक्षा में कम अंक आने के लिए कॉपी के कागज, प्रश्न पत्र के स्वरूप और पेन को उत्तरदायी बताता है। तो शिक्षक उसे कहता है कि नाचन जाने आंगन टेढ़ा, की जो कमी तेरे दिमाग में थी, जो तेरा मानसिक विकास कमजोर था, तो तू पेन, कॉपी और कागज को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहा है? तो हम लोकोक्ति और मुहावरे के माध्यम से बच्चे को क्या कर रहे हैं? उसको क्या बता रहे हैं? उसकी कमियां बता रहे हैं। तो लोकोक्ति और मुहावरों को भी कक्षा कक्ष में प्रभावशाली भाषा को रूप देने के लिए क्या जरूरी है? जैसे क्या है? एक है कि राधा, जो एक है कि नाचन जाने आंगन टेढ़ा, तो दूसरा हमारा जो एक मुहावरा है उसके अंतर्गत होगा कि न नोमल तेल होगा न राधा नाचेगी। जैसे ऊँट के मुँह में जीरा, आंखों का तारा, कुछ भी हम क्या समझा रहे हैं? भाषाई माध्यम से क्या समझा रहे हैं? बच्चे को सिखा रहे हैं कि बच्चे में क्या कमी है या बच्चे में किस प्रकार की कमी है, किस प्रकार उपयोगी है। तो बच्चे को हम किस माध्यम से समझा रहे हैं? लोकोक्ति और मुहावरों के माध्यम से। अगला है हमारा औपचारिक भाषा के उपयोग का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है औपचारिक भाषा का सिद्धांत। औपचारिक भाषा का सिद्धांत, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि औपचारिक भाषा के सिद्धांत के अंतर्गत सामान्य रूप से घर परिवार में या मित्रों के बीच जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह क्या होती है? अनौपचारिक। हम जो घर परिवार समाज में या हमारे जो भी है, तो उनके अंदर तो हम क्या करें? हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा जो हम घर में सीखे, जो हम परिवार में सीखे, उसका प्रयोग करें। लेकिन एक कक्षा कक्ष में या हम किसी को जो प्रशासनिक कार्य है, कोई सरकारी कार्य है, तो उसके अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमने हमारी कौन सी मौखिक अभिव्यक्ति करेंगे? हमारी हिंदी भाषा की। तो हिंदी भाषा का हमारा कौन से होगी? औपचारिक भाषा। जो हमारे देश की राजभाषा है तो वो सभी कार्यालयों में, सभी जगह, निजी और गैर शैक्षणिक संस्थानों में सभी जगह क्या है? उपयोगी है। तो अगर भाषा को औपचारिक रूप देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हिंदी भाषा का माध्यम अपनाना होगा, जो हमारी मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से सबके सामने विचार प्रकट करने होंगे। और अगर हम जैसे हमारे घर की हो या समाज की, परिवार की भाषा का प्रयोग, तो भाषा को कौन सा रूप दे दिया जाएगा? अनौपचारिक भाषा का रूप।
तो इस प्रकार क्या है कि आज तक हमने जैसे किस प्रकार दोनों प्रश्नों का अर्थ एक होगा परंतु भाषा में पर्याप्त अंतर होगा। हम किसी प्रकार के किसी के सामने अपने विचार प्रकट करें और सामने वाला अपने विचार प्रकट कर रहा है तो हमारे दोनों के अर्थ में क्या रहेगी, भिन्नता रहेगी, क्योंकि हमारे प्रश्न एक नहीं है, उनका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। या प्रश्न एक है तो दो व्यक्तियों के सामने प्रश्न पूछते हैं तो स्मृति पर आधारित अपने कौन से उत्तर देंगे, जो उनके मन में स्मृति यानी उनके कुछ याद है तो दोनों के उत्तर में क्या आ जाएंगे, डिफरेंस आ जाएगा। तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति के 7 सिद्धांत है। 7 सिद्धांतों में पहला है सार्थक भाषा का उपयोग, भाषा कैसी होनी चाहिए, अर्थपूर्ण।